गांधी एक जीवनी भाग 4 स्वदेश और फिर विदेश। घर लौटने का और अपने परिवार से मिलने का आनंद माँ की मृत्यु की खबर से अदृश्य हो गया। मोहन के बड़े भाई माँ के प्रति मोहन के लगाव को जानते थे, इसीलिए उन्होंने लंदन में मृत्यु की खबर नहीं दी थी। मोहन कोमल हृदय के थे पर अतिशय भावुक नहीं थे। उन्होंने गौरव और गंभीरता के साथ इस दुर्घटना को स्वीकार किया। बंबई से राजकोट जाने से पहले बड़े भाई मोहन को पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कराने नासिक ले गए। इस स्नान से विदेश गमन के पाप धुल गए। राजकोट पहुंचकर भाई ने बिरादरी को खुश करने के लिए जाति भोज का आयोजन किया। इन विधियों में मोहन विश्वास नहीं करते थे, पर जिस भाई ने कर्ज लेकर उन्हें विदेश भेजा, उनके परिवार को संभाला, इतने कष्ट झेले, उनको वे नाराज नहीं करना चाहते थे। भाई को आशा थी कि स्वदेश लौटते ही मोहन परिवार को आर्थिक रूप से ऊपर उठा देगा। मोहन ने भी यही सोचा था, लेकिन लंदन निवास के बाद अपने घर में आहार परिवर्तन और शिक्षा का महत्व स्थापित करने में घर का खर्च बढ़ गया। आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। राजकोट में वकालत का सीमित क्षेत्र देखकर मोहन बंबई गए। वहां उनके नैतिक विचारों ने उन्हें गलत केस हाथ में लेने से रोका। केस लाने वाले दलालों का भी वे विरोध करते थे। परिणाम यह हुआ कि कोर्ट में हाथ मसलने और झपकियां लेने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर पाए। एक बार उनको स्मॉल कॉज कोर्ट में एक केस मिल गया, पर विरोध पक्ष के साक्षी से सवाल जवाब करने के लिए जब खड़े हुए तो घबराहट के कारण वे कुछ बोल ही नहीं पाए। मुवक्किल को फीस लौटा दी और बंबई से बोरी बिस्तर बांधकर फिर राजकोट आ गए। बड़े भाई और दूसरे लोगों की सहायता से उन्हें अर्जियों का मसौदा इत्यादि बनाने का छोटा मोटा किरानी काम मिलने लगा। इन सब से मोहन के जीवन में कुंठा और निराशा बढ़ने लगी। लंदन से लौटते समय की आशाएं अतीत में खो गई। अब क्या करें, कहाँ जाएं? इसी समय मानो ईश्वर ने सहायता का हाथ बढ़ा दिया। काठियावाड़ में एक मुस्लिम उद्योगपति थे। उनका व्यवसाय दक्षिण अफ्रीका में भी था। वहाँ किसी बड़े मुकदमे में अपने वकील को सलाह मशविरा देने के लिए वे मोहन को भेजना चाहते थे। 1 वर्ष तक अफ्रीका में रहना था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। अपमानित अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मोहन ने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अप्रैल 1893 में डरबन के लिए रवाना हो गए। मोहन ने तो यही सोचा था कि अफ्रीका जाने से परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, कुंठा में स्थिति का अंत आ जाएगा, पर विधाता ने और ही निर्धारित किया था। मोहन इसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मोहन अनुभव और आत्मविश्वासहीन असहाय युवक था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी ताकतों का सामना करना पड़ा कि उसकी नैतिक शक्तियां पूरी तरह जागृत हो गईं। उसने अपमानों और दुर्घटनाओं को आध्यात्मिक अनुभवों में परिवर्तित कर दिया। इंग्लैंड के इनर टेम्पल का बैरिस्टर होना सामाजिक गौरव की बात थी। मोहन इस गौरव के प्रति जागरूक थे। जहाज में प्रथम श्रेणी में कोई जगह खाली नहीं थी। निम्न श्रेणी में सफ़र करने को मोहन तैयार नहीं थे। युवा बैरिस्टर स्वयं जहाज के प्रधान अफसर के पास गए और अपनी बात कही। अफसर ने सहानुभूति दिखाते हुए उनको अपने केबिन में स्थान दिया। इस प्रकार यात्रा के दौरान अपने गौरव की रक्षा करके मोहन फ्रॉक कोट और पगड़ी पहनकर जब नाताल बंदरगाह अर्थात डरबन पर उतरे तो उनके मुवक्किल अब्दुल्ला सेठ ने उनका स्वागत किया। उस अंग्रेज संस्थान की धरती पर पैर रखते समय मोहन को यह मालूम नहीं था कि इंग्लैंड में अंग्रेज और ईसाई संस्कृति का वे जितना सम्मान करते थे, उसका इस भूमि में कोई मूल्य नहीं रहेगा। बाद में कभी उन्होंने कहा था, उस ईश्वर रहित खंड में ही मुझे ईश्वर प्राप्ति हुई। नाताल की जनसंख्या में अंग्रेज और डच अर्थात गोरों की संख्या कम थी, किंतु स्थानीय अफ्रीकियों और हिंदुस्तानियों को वे मनुष्य से भी निम्न स्तर के मानते थे। यहाँ के गोरे लोगों ने 1860 में 5 साल का अनुबंध करके हिंदुस्तानियों को श्रमिकों के रूप में बुलाया था। अपने खेत बागानों के आर्थिक निर्माण में उन्हें उनकी मदद चाहिए थी। गांधी जी को तो अफ्रीका पहुंचने के 1 सप्ताह के भीतर ही बड़े बुरे अनुभव हुए। सबसे पहले तो डरबन के न्यायालय में उन्हें पगड़ी उतारने को कहा गया। गांधी जी ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर वहाँ के अखबारों में काफ़ी चर्चा हुई।
इसके बाद पास के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में गांधी जी के मुवक्किल का कोई मुकदमा चल रहा था। गांधी जी को वहां भेजने के लिए ट्रेन का प्रथम दर्जे का टिकट खरीदा गया। गांधी जी ट्रेन में बैठकर नाताल की राजधानी मरिट्सबर्ग पहुंचे कि उनके डिब्बे में एक गोरा आदमी दाखिल हुआ। उसने काले आदमी के साथ सफ़र करने से इनकार कर दिया। रेलवे अधिकारी ने आदेश दे दिया कि गांधी जी को वॉन डिब्बे में बिठा दिया जाए। जब गांधी जी ने इनकार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर डिब्बे से बाहर निकाला और उनका सामान ले लिया। सर्दी के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सामान के साथ गांधी जी का ओवरकोट भी ले लिया गया था। रात भर वे ठंड से कांपते रहे और सोचते रहे, मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या हिंदुस्तान लौट जाना चाहिए। फिर वे स्टेशन के प्रतीक्षालय में गए। वहाँ एक गोरा आदमी था। उससे डर लगा, अपनी जान का खतरा लगा। उसके साथ ही मन में द्वंद्व चल रहा था, मेरा कर्तव्य क्या है, हिंदुस्तान लौट जाऊं या ईश्वर को सहायक मानकर आगे बढ़ता रहूं। और उन्होंने संघर्ष करने का निश्चय किया। उसी दिन से उनकी सक्रिय किंतु अहिंसक लड़ाई का प्रारंभ हुआ। गांधी जी के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था। इसने उनके जीवन का प्रवाह बदल डाला। कड़वे अनुभवों का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ था। वे चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग एक बग्गी में जा रहे थे। उस बग्गी के गोरे कंडक्टर ने गांधी जी को दूसरे गोरे यात्रियों के साथ भीतर नहीं बैठने दिया। उन्हें कोचवान के पास एक डिब्बे पर बिठा दिया। वह खुद अंदर जाकर बैठ गया। इस अपमान को वे किसी तरह निगल गए, क्योंकि झगड़ा शुरू करते तो शायद जोहानिसबर्ग जा ही नहीं पाते। इतने में बस कंडक्टर को धूम्रपान करना था, इसलिए वह उस डिब्बे पर बैठना चाहता था जहां गांधी जी बैठे थे। उसने एक गंदा मैला कपड़ा बग्गी के पायदान पर रखकर गांधी जी को वहां बैठ जाने को कहा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। वह गालियां देने लगा, मुक्के मारकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। पर गांधी जी ने पीतल के जंगले को बड़ी शक्ति से पकड़ रखा था। वे दृढ़ता से अपने स्थान पर बैठे रहे और अपना गुस्सा न दिखाने के निश्चय को भी अटल रखा। गोरे यात्रियों ने कंडक्टर को इस कायरतापूर्ण आक्रमण के लिए डांटा। निराश होकर उसने गांधी जी को वहीं बैठने दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर ना कहना सीखा। पहले भी एक बार माँ को जो वचन दिया था उसके पालन के लिए उन्होंने ना कहा था, पर इस बार की ना का स्वरूप भिन्न था। यह ना निर्भयता की नींव थी। उन्हें शारीरिक और मानसिक निर्भयता का एक ऐसा कूप हाथ लगा था जिसका जल जीवन की अंतिम सांस तक लबालब भरा रहा। प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने मुवक्किल का कार्य किया। बाद में उन्होंने प्रिटोरिया के हिंदुस्तानियों को एकत्रित करके उन्हें संबोधित किया। आम जनता के समक्ष उनका यह पहला भाषण था। अब निर्भयता उन पर छा गई थी। वे बीच में रुके नहीं, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। उनमें कटुता नहीं थी, गहरा वैमनस्य भी नहीं था। उन्होंने केवल हिंदुस्तानियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि जाति या धर्म कोई भी हो, पर विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए व्यवसाय में सच्चाई, व्यक्तिगत आदतों में स्वच्छता, एक दूसरे को सहारा देने की हिम्मत और एकता अत्यावश्यक है। ट्रांसवाल में रहने वाले हिंदुस्तानियों की स्थिति नाताल के हिंदुस्तानियों से अधिक खराब थी। उन्हें 3 पाउंड का चुनाव कर देना पड़ता था, लेकिन मताधिकार प्राप्त नहीं था। हिंदुस्तानियों को शहर का एक निश्चित स्थान दिया गया था, उससे बाहर वे किसी ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते थे। रात के 9 बजे के बाद विशेष अनुज्ञा पत्र साथ लिए बिना वे घर से बाहर निकल नहीं सकते थे और सड़क के किनारे की पटरी पर चल भी नहीं सकते थे। ऐसी हीन अपमानित अवस्था में जी रहे लोगों के बीच गांधी जी आ पहुँचे। एक दिन की बात है, गांधी जी को सरकारी अटॉर्नी ने किसी भी समय बाहर निकलने और पटरी पर चलने का अनुज्ञा पत्र दिया था। वे शाम को टहलने निकले थे, पटरी पर चल रहे थे। अचानक उस रास्ते पर जिस चौकीदार की ड्यूटी थी उसने बिना कुछ कहे गांधी जी को पटरी से धक्का मारकर नीचे उतार दिया और साथ ही गली में धकेल दिया। उसी समय वहां पर श्री कोट्स नामक एक अंग्रेज जा रहे थे। वे गांधी जी को भली भांति जानते थे। उन्होंने गांधी जी से उस चौकीदार पर मुकदमा चलाने को कहा और स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित होने को तैयार हो गए। इस पर गांधी जी ने कहा, मैंने नियम बना लिया है कि निजी मामलों के लिए न्यायालय में नहीं जाऊंगा।
श्री कोट्स दंग रह गए। इनकी तरह गांधी जी के और भी ईसाई मित्र थे। वे सभी गांधी जी का आदर करते थे और उनका कल्याण चाहते थे। उन्हीं लोगों की मैत्री के प्रभाव से गांधी जी ने बाइबल पढ़ी। वे ईसा मसीह के प्रति अत्यंत आकृष्ट हुए थे। उनका सौम्य स्वरूप, धैर्य, दया, प्रेम और क्षमाशीलता, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे ना मारकर दूसरा गाल बढ़ा देने के उपदेश से गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनकी दृष्टि में ईसा मसीह संपूर्ण मानव का सुंदर उदाहरण थे। एक बार तो गांधी जी ने ईसाई धर्म अपनाने का सोचा भी था, पर ईसाई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अच्छा हिंदू होना या अच्छा ईसाई होना एक ही बात है। व्यर्थ की जड़ता में उन्हें कतई विश्वास नहीं था। किसी भी धर्म के आदेशों को बिना सोचे समझे स्वीकारना वे पसंद नहीं करते थे। गांधी जी के पूर्ववर्ती राजा राम मोहन राय ने कहा था कि यदि कोई बालक यथोचित बात करे तो स्वीकार कीजिए, और यदि स्वयं ब्रह्म अनुचित बात करे तो उसे घास के तिनके की तरह फेंक दीजिए। वे ऋषि वशिष्ठ की बात को दोहरा रहे थे। गांधी जी के भी यही विचार थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी यूट्यूब वाली टीचर। गांधी जी के जीवन की कहानी के बारे में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है या आप किसी और के जीवन के बारे में भी इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं या किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा हौसला बना रहे। बाय बाय, थैंक यू।